रिश्ता प्यार का भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा निशा और उसके परिवार वाले मानव के मम्मी पापा की सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी मनाते हैं। इस पार्टी के दौरान निशा कुछ परेशान है। मानव इस पार्टी में रिद्धि नाम की एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है। निशा को ऐसा लगता है कि वो दोनों काफी करीब है। अब आगे पार्टी के अगले दिन कीर्ति काफी थके होने के कारण कॉलेज नहीं जाती। निशा अकेले ही कॉलेज जाती है। शाम को मानव भी अपने कॉलेज के लिए निकलता है। कीर्ति और निशा का कॉलेज रास्ते में ही पड़ता था। वह कैब में अपने हॉस्टल लौट रहा था कि उसने देखा कि एक गली के पास निशा अपनी स्कूटी पर है और 4 से 5 लड़के उसे घेरे खड़े थे। उसने अपने कैब ड्राइवर को रुकने को कहा। उसका मन हुआ कि वह अपने कैब को उस ओर मोड़ ले, पर अगले ही पल उसने देखा कि निशा उन लड़कों पर बुरी तरह से भड़की हुई थी और उन्हें वार्निंग दे रही थी, और वो लड़के सर झुकाकर सुन रहे थे। मानव देखता है और बालों में अपनी उंगलियों को फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, झांसी की रानी, और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। पर यहाँ माजरा कुछ और ही होता है। वो लड़के कॉलेज के छात्र संघ के हैं और वो सभी कॉलेज के छात्र नेता विवेक के दोस्त हैं। विवेक निशा के कॉलेज का युवा छात्र नेता एवं यहाँ के विधायक का बेटा है। वह बहुत ही ताकतवर है। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। वह निशा के पीछे बुरी तरह से पड़ा है। निशा ने इस बारे में अभी किसी को नहीं बताया है। आज कीर्ति नहीं आई है। निशा को अकेले देखकर वो उसे परेशान कर रहे हैं और वह उन्हें हिम्मत जुटा के जवाब दे रही होती है। वह वहां से जाने वाली होती है कि विवेक आ जाता है। वह उसे धमकाता है कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो उसे और उसके परिवार को वह कहीं का नहीं छोड़ेगा। वह डर जाती है। विवेक निशा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके गाल को छूकर अपने हाथों को चूमता है। निशा सहम जाती है। वह किसी तरह अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और वहां से निकलती है। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वह घर पहुंचती है। उसकी माँ उसे नाश्ते के लिए पूछती है, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देती और अपने कमरे में बंद होकर रोने लगती है। उसकी माँ आकर दरवाजा खटखटाती है तो अपने आंसुओं को रोकते हुए माँ को कहती है कि उसे उसके सर में बहुत दर्द है, थोड़ा सोएगी तो ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कीर्ति आती है। वह आंटी से निशा के बारे में पूछती है तो आंटी उसे बताती है कि उसके सर में दर्द है। वह अपने कमरे में सो रही है। कीर्ति फिर भी निशा से मिलने जाती है। वह निशा को आवाज लगाती है। निशा उठकर दरवाजा खोलती है। उसकी आंखें लाल होती है। कीर्ति, निशा दी, आप रो रही हैं? निशा नहीं तो अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है। कीर्ति, बात क्या है दी? निशा, कुछ नहीं, सच में सर दर्द है। कीर्ति, ओके, मान लेती हूँ, चलिए आपके लिए अदरक वाली चाय लाती हूँ। निशा उसे देखती है। अरे दी, मेरे हाथ की नहीं, आंटी के हाथों की। दोनों हंसने लगते हैं। कीर्ति से मिलकर निशा का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। अभी कॉलेज में सब नॉर्मल चल रहा होता है। दोनों फैमिली वैष्णो देवी माता के दर्शन का प्लान बनाते हैं। सभी साथ चलने का सोचते हैं। सभी बहुत एक्साइटेड हैं। टिकट्स भी बुक करा ली जाती है। अगले दिन निशा के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि इस वीक बाहर से गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब वह दुखी हो जाती है कि वह नहीं जा पाएगी। वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ प्रोग्राम कैंसिल करने की बात करते हैं तो वह कहती है, एक उसके कारण सबका प्रोग्राम कैंसिल मत करो, 3 से 4 दिन की बात है, वह रह लेगी। कीर्ति भी अपना प्रोग्राम कैंसिल करना चाहती है पर निशा उसे जाने को कहती है। 2 दिन बाद दोनों परिवार वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकल जाते हैं। निशा कॉलेज जाती है। आज गेस्ट फैकल्टी आते हैं। बहुत अच्छी क्लास चलती है। क्लास के बाद बहुत स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। काफी देर हो जाती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है और देर भी काफी हो गई है। निशा बड़बड़ाते हुए निकलती है।
वह अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है पर यह क्या, उसकी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वह बहुत कोशिश करती है पर स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। अब कॉलेज में बहुत कम लोग बचे हैं और बारिश भी हल्की हल्की शुरू होने लगी है। वह स्कूटी को कॉलेज में ही छोड़कर ऑटो लेने का सोचती है। जब वह कॉलेज से निकलती है तो विवेक और उसके दोस्त सामने आ जाते हैं। विवेक, क्यों, क्या हुआ जाने मन? स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? और उसके दोस्त एक भद्दी हंसी हंसते हैं। निशा को समझते देर नहीं लगती थी कि उसकी स्कूटी से छेड़छाड़ उन लोगों ने ही की है। वह बिना कुछ जवाब दिए साइड हटकर आगे बढ़ने को होती है तो विवेक उसके सामने आ जाता है। फिर वह दूसरे साइड हटकर आगे बढ़ती है तो फिर विवेक उसके सामने आ जाता है। विवेक, देखो निशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इसे स्वीकार कर लो। निशा, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। विवेक, निशा, तुम मुझे भड़का रही हो। चलो बैठकर कैंटीन में चाय पीते हैं, वहीं बैठकर आराम से बात करेंगे, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है। निशा हाथ छुड़ाकर विवेक के गाल पर एक थप्पड़ रसीद करती है। विवेक उसे इस बेइज्जती के लिए बदला लेने की धमकी देता है। बारिश हो रही है, निशा भीगते हुए घर निकल जाती है। निशा जब घर पहुंचती है तो काफी डरी हुई होती है। वह घर के दरवाजे को बंद करती है। निशा अपने रूम में है पर उसकी आंखों में नींद नहीं है। वह अपने मम्मी डैडी को कॉल लगाती है पर वो नेटवर्क एरिया से बाहर है। वह कैसे भूल गई कि वहां से नेटवर्क नहीं मिलता। वह सोने की कोशिश करती है, तभी उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कॉल उठाती है पर उधर से कोई कुछ नहीं बोलता। वह फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद फिर उसी नंबर से कॉल आता है। वह फिर फोन उठाती है, फिर कोई कुछ नहीं बोलता। वह काफी डर जाती है। वह फोन स्विच ऑफ कर लेती है। तभी उसके घर का डोर बेल बजता है। वह चादर में मुंह छुपा लेती है और डोर बेल लगातार बज रही है। निशा पसीने में तरबतर है। तभी कोई खिड़की से उसके हॉल में आता है। निशा जल्दी से अलमारी में छुप जाती है। उसके कमरे की लाइट ऑफ है। वह साया हॉल से होता हुआ उसके कमरे में की ओर आता है और उसे ढूंढता है। वह अलमारी की ओर से पक्का करती है कि बस एक ही आदमी है। जब वह शाया उसके कमरे से निकलकर दूसरी ओर जाता है तो वह जल्दी से निकलकर पास रखे एक डंडे को उठाती है और पीछे से उस पर बात करती है। और इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आप इस कहानी के बारे में आगे भी जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।